साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में सेंचुरियन में मिली पारी और 32 रनों की करारी शिकस्त के बाद दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी हार के साथ ही सीरीज हार का खतरा टीम इंडिया पर मंडरा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पहले टेस्ट मैच में हार के बाद जो है वो ये उठा है कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर में पीआर प्लेयर्स ही खेलेंगे, यानी जिनका पीआर मजबूत होगा, जिनके बारे में ढेर सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाएंगी, क्या सिर्फ उन्हीं को लगातार मौके मिलेंगे? उन प्लेयर्स का क्या जो परफॉर्मेंस बार बार करते भी हैं घरेलू क्रिकेट में या कहीं और पर भी, उनको परफॉर्मेंस के नाम पर बिल्कुल टीम में जगह नहीं दी जाती है? क्यों ईशान किशन, सरफराज खान, अभिमन्यु ईश्वरन के साथ नाइंसाफी की जाती है? टी नटराजन जैसे बॉलर्स को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक बार खिलाया जाता है, अच्छे परफॉर्मेंस के बाद अगर वो चोटिल होकर बाहर जाता है तो वापस नहीं आता है। आज इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे और रहाणे बिहारी सरफराज से इतना क्यों नाइंसाफी है, इस पर भी चर्चा की जाएगी और कौन है इसके पीछे दोषी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो धैर्य रखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी क्रिक रोस्ट की फैमिली में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया ने पारी और 32 रन से गंवा दिया। पहली पारी में भारत के लिए केएल राहुल ने जहां पर रन बनाया, शतकीय पारी खेली, तो दूसरी पारी में विराट कोहली ने भी 76 रनों की पारी खेली। लेकिन इन दो के अलावा कोई भी बल्लेबाज दोनों ही पारियों में नहीं चला। ना रोहित शर्मा चले, ना शुभमन गिल चले, ना यशस्वी जायसवाल चले, ना श्रेयस अय्यर चले। और जब आपके दोनों पारियों में चार ऐसे बड़े बल्लेबाज, जो बड़े बल्लेबाज हैं, वो नहीं चलते हैं तो आपकी टीम का नुकसान होता है। बल्लेबाजी तो खैर खराब रही ही, आपके पास मौका था गेंदबाजी से वापसी करने का, आप अफ्रीका को रोक सकते थे कम रनों पर, लेकिन वहां पर भी हमारी टीम बिल्कुल फ्लॉप रही। प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में लाया गया, मेरा आरोप नहीं है लेकिन लोग और क्रिकेट फैंस ये कहते हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा को कोटा सिस्टम के तहत जो खिलाया जा रहा है, कर्नाटका प्लेयर की जो लॉबी है वो हावी हो रही है राहुल द्रविड़ के रहने से, और जो डिजर्विंग प्लेयर्स उनको मौका नहीं मिलता है। हालांकि अब आविश खान जो कि एमपी में रिप्रेजेंट करते हैं, एमपी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको टीम में शामिल किया गया है शमी के रिप्लेसमेंट के तौर पर। बट हम उधर अभी नहीं जाते हैं, वो भी अभी आएंगे, आविश खान भी डेब्यू करेंगे, क्या करेंगे, कितना परफॉर्मेंस होगा, बात की बात है। लेकिन पहले टेस्ट मैच में मुकेश कुमार को ना खिलाना क्या सबसे बड़ी गलती थी, ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पास वो गेंदबाज नहीं थे जिनको हम लेकर के जा सकते थे? अगर आपको मालूम था कि शमी नहीं है आपके पास में, सिराज और बुमराह पर सारा दारोमदार है। उसके अलावा सवाल उठता है कि बल्लेबाजी में क्या हमें जो बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में चाहिए, क्या वो हमारे पास में नहीं है, या है तो फिर उनको खिलाया क्यों नहीं जा रहा है, उनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पास ओपनिंग की अगर मैं बात करूं, रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस अभी तक आप इंग्लैंड उठाकर देख लें, जहां पर भी गए अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया है। एक आधा मैच अगर खराब जाता है तो उसको आलोचना के नजरिए से ना देखा जाए, कोई भी दो गेंद किसी के लिए भी खराब पड़ सकती है, चलिए ठीक है, लेकिन आने वाले समय में भी रोहित को परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। शुभमन गिल के बजाय पहले मैं यशस्वी की बात करता हूं। यशस्वी जायसवाल की ये दूसरी ही सीरीज है, पहली सीरीज में जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा वेस्ट इंडीज में, दूसरे सीरीज में अभी तक वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, पिच के बाउंस और उछाल को जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे उसको टैकल करना है, वो आउट हो रहे हैं। हालांकि जब शॉट्स लगा रहे हैं तो ठीक दिख रहे हैं, लेकिन जायसवाल को भी परफॉर्मेंस करना पड़ेगा क्योंकि लोगों की लाइन लगी हुई है उस पोजीशन के लिए, और आपके चक्कर में किसी और प्लेयर को जगह नहीं मिल पा रहा है। उसके अलावा अगर देखें तो नंबर 3 पर शुभमन गिल। शुभमन गिल वो प्लेयर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं। इन्होंने पहले ओपनिंग किया, ओपनिंग में जब विफल हो गए, ओपनिंग में अंदर बाहर जब होते रहे, तब तक कोई नामो निशान नहीं रहा नंबर 3 खेलने का। लेकिन जैसे ही ओपनिंग में फ्लॉप हुए तो इन्होंने कह दिया कि मैं तो नंबर 3 का डोमेस्टिक में भी प्लेयर रहा हूं, तो मैं नंबर 3 पर ही खेलूंगा। जब नंबर 3 पर भी मौका दिया गया तो सिर्फ यहीं पर नहीं, वेस्ट इंडीज में भी ये कुल मिलाकर के जमा 40-45 रन इन्होंने 4 पारियों में बनाए थे, वेस्ट इंडीज की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद यहां पर आके दोनों पारियों को मिलाकर के 28 रन भाई साहब ने बनाए हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शुभमन गिल अपने टैलेंट के साथ इंसाफ कर रहे हैं, या वो टैलेंट जिसे हम टैलेंट टैलेंट के नाम से हम लोग हल्ला मचाकर बैठे हुए हैं, क्या वो टैलेंट है भी उनके अंदर में? क्योंकि टैलेंट के बारे में तो हम राग अलाप रहे हैं, लेकिन क्या वो टैलेंट सिर्फ भारतीय कंडीशन में दिखेगा? गाबा में एक 91 रन की पारी दे छोड़ दी जाए, उसके अलावा इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, जहां जहां गए हैं, साउथ अफ्रीका की बात अब कर लें या ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, परफॉर्मेंस नील बट्टे सन्नाटा है शुभमन गिल का। भारत में भी कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है, तो आखिरकार हम ऐसे टैलेंट का क्या करें? या ये मान लिया जाए कि इनका टैलेंट का जो कदर है वो शायद हम ही लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ये सिर्फ भारत के अहमदाबाद की पिच पर रन बनाएंगे या भारतीय कंडीशंस में रन बनाएंगे, बाहर इनसे रन नहीं बनेगा। ये शुभमन गिल की बात हो रही है। अब मैं इस पर जाने से पहले मैं उन प्लेयर्स की बात करता हूं जो इस स्क्वाड का हिस्सा हो सकते थे।
हमारे जो प्लेयर्स हैं वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। जब उनको छुट्टी मिलती है वो घर पे आराम करते हैं, लेकिन वो रणजी ट्रॉफी हिस्सा नहीं लेते हैं। जबकि ठीक है, पुजारा आउट ऑफ फॉर्म थे, उनको अपने बाहर किया। रहाणे अभी भी रणजी ट्रॉफी के लिए खेल रहे हैं, वही डेडिकेशन उनका दिख रहा है। चलिए वो भी हटा देते हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने लगातार दरवाजा नॉक नहीं किया है, दरवाजा तोड़ा है सिलेक्शन कमेटी का, फिर भी उनको मौका नहीं मिलता है। सरफराज खान जैसा प्लेयर जिसने हर साल रनों का अंबार लगाया, उस खिलाड़ी को सिर्फ ये कह करके टीम में नहीं लिया जाता है, या इसके पहले जो सिलेक्टर्स थे उन्होंने नहीं लिया कि वो अनफिट हैं, वो योयो टेस्ट पार नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग योयो टेस्ट पार कर रहे हैं वो 10 का आंकड़ा भी तो नहीं पार कर रहे रन बनाने में ना। तो सरफराज खान को मौका क्यों नहीं मिलेगा टीम के अंदर में? अगर पैमाना सिर्फ फिटनेस है तो फिर विराट कोहली के अलावा तो कोई और फिट में नजर ही नहीं आता है। फिर फिटनेस खिलाड़ी खिलाइए। हम कोई फिटनेस की ट्रॉफी तो जीतने जा नहीं रहे हैं, या ना ही हम अपना फिटनेस ट्रॉफी लेकर के बैठे हुए हैं कि फिटनेस ट्रॉफी, फिटनेस का वर्ल्ड कप हो रहा है जहां पर सिर्फ 11 के 11 फिट प्लेयर होने चाहिए आपके पास में। और टेस्ट क्रिकेट में तो आपके पास मौका है कि आप सरफराज को खिला सकते थे। तो सरफराज को ना खिलाना ये कहां तक जायज है, पहला सवाल है। अब सरफराज के आंकड़े की मैं बात कर लेता हूं जरा सबसे पहले कि वो क्या कहते हैं। आंकड़े सरफराज खान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट के कहते हैं कि 42 मैचेस की 62 पारियों में सरफराज 3691 रन बना चुके हैं। 301 नॉट आउट इनका है, 71 का औसत है और 70 का स्ट्राइक रेट है। 13 शतक लगा चुका है बंदा, 10 अर्धशतक है, 414 चौके और साथ में अगर देखा जाए तो 68 छक्के लगा चुका है। ये उसका आंकड़ा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, जहां से कि आप टेस्ट के लिए चुनते हैं। अब अगर आपने 71 के औसत वाले बल्लेबाज को भी इतने साल से, पिछले 3-4 सालों में हर साल वो रनों की झड़ी लगा रहा है, उसको आप नहीं खिलाएंगे, फिर किसको खिलाएंगे? अभिमन्यु ईश्वरन की बात कर लेते हैं। 89 मुकाबलों के 153 पारी में 6585 रन बनाए बंदे ने, 43 का औसत है, उसके अलावा 53 का स्ट्राइक रेट है, 22 शतक ठोक चुके हैं 89 पारियों में, 26 अर्धशतक भी उनके पास में है। इनको भी हम नहीं खिलाएंगे। हनुमा विहारी, जो ये बंदा कहता है कि मेरी जगह पर किसी और की अगर जगह बनती है उसको दे दीजिए मौका क्योंकि वो डिजर्विंग है, ये इतना सीधा है बंदा, इसीलिए इसके साथ अन्याय किया जाता है। जाकर सिडनी में शरीर पर बॉल खाता है पुजारा के साथ में, टेस्ट मैच बचाता है और उसका इनाम इसको ये मिलता है कि विहारी को कहीं गुमनामी के अंधेरे में फेंक दिया गया और उस विहारी के बारे में सोचा नहीं जाता। और वो विहारी जिसने 16 टेस्ट मैचेस में 839 रन बनाए हैं 28 पारियों में, 34 का औसत है। अधिकतर मैचेस विहारी को कहा जाता है कि ये विदेश में खेलने वाले प्लेयर हैं। विहारी विदेश में जाकर के भी अपना एवरेज 34 का रखता है। 16 पारियों में 839 रन हैं, जबकि शुभमन गिल साहब जो है, जो सो कॉल्ड बड़े बड़े टैलेंटेड प्लेयर में से एक आते हैं, इन भाई साहब टैलेंट कब दिखेगा मुझे पता नहीं चल रहा है। जब आप टैलेंटेड हो तो टैलेंट दिखाओ ना। 19 टेस्ट मैच की 35 पारी में अभी तक इन साहब के 1000 रन नहीं पूरे हुए, 994 रन है इनके। अब आप बताएं कि 994 रन है 35 पारियों में और यहां 28 पारियों में 839 रन हनुमा विहारी के, क्या गलत है? हनुमा विहारी को भी साइडलाइन कर दिया गया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर लेता हूं जरा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अगर मैं बात करूं शुभमन गिल का, उन्होंने 46 मैच को 79 पारियों में 49 का औसत है उनका, 69 का स्ट्राइक रेट है, 10 शतक है, 16 अर्धशतक है। हनुमा विहारी की भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 190 पारियों में 8800 रन है, एवरेज भी शुभमन गिल से बेहतर है, 53 का है और स्ट्राइक रेट 48 का है। 23 शतक लगा चुके हैं और 46 अर्धशतक लगा चुके हैं। मैचेस भी ज्यादा खेले हैं, शतक भी ज्यादा है। लेकिन मैं ये तुलना यहां पर हनुमा विहारी वर्सेस नहीं करना चाह रहा हूं शुभमन गिल का, लेकिन मेरा बस इतना ही मानना है कि अगर ऐसा नहीं है फिर भी क्यों ना हनुमा विहारी को मौका क्यों नहीं मिल रहा है। मिडिल ऑर्डर की बात आती है। श्रेयस अय्यर ने मिडिल ऑर्डर में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो है अपना 51 का औसत रखा है, उसको दिखाते नजर भी आते हैं, लेकिन कई मौकों पर परफॉर्मेंस उनका जो है नील बट्टे सन्नाटा हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता है कि क्यों इस खिलाड़ी के पास इतना टैलेंट रहते हुए भी ये परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। क्या ये खुद से ही हारा हुआ है? कई सारे सवाल हैं। अब मैं आ जाता हूं जरा उस गेंदबाजी की बात को लेकर के। हमारे पास, हम कहते हैं बाएं हाथ का गेंदबाज नहीं है, हमारे पास ये बॉलर नहीं है, वो बॉलर नहीं है। एक ही सीरीज में टेस्ट, T20 और ODI तीनों जगह डेब्यू करने वाले टी नटराजन, जो ऑस्ट्रेलिया में गए थे 2020-21 में, बड़े किफायती रहे थे, कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की थी। उस गेंदबाज का एक ही टेस्ट मैच की 2 पारी के बाद जजमेंटल हो गए हम लोग। 3 विकेट निकाला उस बंदे ने टेस्ट मैच में, उसके बावजूद भी उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जबकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 21 मैच की 35 पारियों में बंदे ने 67 विकेट निकाले। 21 टेस्ट मैच में 67 विकेट हैं और उस खिलाड़ी को अगर देखा जाए तो टीम में जगह नहीं मिल रही है। तो सरफराज खान, टी नटराजन, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ऐसे प्लेयर्स को आखिरकार जो सिलेक्टर्स हैं और बीसीसीआई में बैठे लोग जो हैं वो कब मौका देंगे? कब तक हम इसी बात पर ढोते रहेंगे कि ये यो टेस्ट पास नहीं कर सकता इसलिए नहीं खेलेगा, ये फैलाने की ये प्रॉब्लम आ गई है।
मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि आपको प्लेयर्स को जो टेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, मैं कहना चाहूंगा, उनको मौका देना चाहिए। T20 ओडीआई के प्लेयर कोई जरूरी नहीं कि टेस्ट ही खेलें, हर जगह हर कोई खेले, ये आवश्यकता भी नहीं है। युवराज सिंह T20 ओडीआई के महान बल्लेबाज रहे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका आंकड़ा जो है वो कुछ खास नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कि युवराज महान नहीं थे, महानतम रहे हैं, लेकिन युवराज सिंह जहां पर अच्छा कर सकते थे वहीं पर मौका मिला। लेकिन टेस्ट मैच में अगर कोई और अच्छा करता है तो उसको मौका मिलना चाहिए। और मेरा मतलब है कि भाई इन खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी ना कीजिए। अगर ये डोमेस्टिक लेवल पर अच्छा कर रहे हैं, रणजी ट्रॉफी अच्छा खेल रहे हैं, तो रणजी ट्रॉफी के प्लेयर्स को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उनको टीम में मौका मिलना चाहिए और टेस्ट की एक अलग टीम बननी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।